अच्छे और इतने सारे गाने लिखना कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? किसी भी चीज से कभी भी कहीं भी इंस्पायर हो जाते हैं। ये जो पोयम है, जो पोएट्री है, जो ये राइटिंग है, ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। आपका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको 90s में ही मिला, आशिकी के लिए जी के जी। सामने। मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से सबसे खुशगवार और खुशनुमा मंजर वो था। तो खई के पान बनारस वाला की कहानी तो इतनी दिलचस्प है। तो इतने सारे डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है आपने अपने करियर में। देखो, मैंने तकरीबन अब 116 और 117 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया। कुछ लोगों के साथ नाम जुड़ गया और वो फिल्में बहुत मशहूर हो गई। हमको पता है डेविड धवन को क्या गाना चाहिए और करण जौहर को क्या चाहिए और आदित्य चोपड़ा को क्या चाहिए और संजय लीला बंसाली को क्या चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ समीर जी कि आपने कभी कोई गाना लिखा किसी फिल्म के लिए और वो रिजेक्ट हो गया? 90% ऐसा होता है। भूल भुलैया 3 का गाना, आप ही का लिखा गाना, फिर से आपने लिखा, अमीजे तोमार। बहुत मुश्किल होता है वंदना, बहुत दुख होता है। बॉलीवुड के गीतों की दुनिया का एक ऐसा नाम जो हर दिल के जज्बात को अल्फाजों में पिरोकर अमर बना देता है। हम बात कर रहे हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और लेजेंडरी लिरिसिस्ट समीर अंजान की। बनारस की मिट्टी से निकलकर मुंबई तक का सफ़र तय करने वाले समीर अंजान ने अपनी कलम से हज़ारों गाने लिखकर बॉलीवुड को सजाया है। उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत 1983 में की, लेकिन 1990s के दौर में दिल, आशिकी, दीवाना और साजन जैसे फिल्मों के गीतों से वो घर घर में मशहूर हो गए। आशिकी के गाने नज़र के सामने जिगर के पास ने उन्हें उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और फिर 90s के ब्लॉकबस्टर फिल्मों जैसे हम है राही प्यार के, राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है कि चार्ट बस्टर गानों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसने 2000s में भी खूब धूम मचाया। फिर चाहे वो धड़कन के गाने हो या कभी खुशी कभी गम, और आज भी उनका जादू बरकरार है। भूल भुलैया 3 के सुपरहिट गाने आमी जे तोमार ने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि उनकी लिखावट हर दौर में नए रंग भर सकती है। 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीत चुके समीर अंजान जी ने 500 से ज़्यादा फिल्मों में 4000 से भी ज़्यादा गाने लिखकर एक मिसाल कायम की है। उनके गाने सिर्फ मधुर धुनों का हिस्सा नहीं, बल्कि हर किसी की यादों का भी हिस्सा हैं। तो चलिए मिलते हैं बॉलीवुड के मशहूर लिरिसिस्ट समीर अंजान जी से। हेलो समीर जी, वेलकम टू गुड वाइब शो। नमस्कार वंदना, आई एम वेरी हैप्पी टू बी विथ यू। बहुत अच्छा लग रहा है और आई एम वेरी एक्साइटेड आज के इंटरव्यू के लिए। लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट। सेम ईयर सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे बचपन के जितने भी फेवरेट गाने हैं उनमें से ज्यादातर गानों के लिरिक्स आपने ही लिखे हैं। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं दिन भर आपके ही गाने गुनगुनाती हूँ, चाहे वो आशिकी के गाने हो या दीवाना या दिल या फिर साजन। और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं आज आपको मिलकर ये बता पा रही हूँ। कैसे लिखते हैं आप? मेरा पहला सवाल, इतने अच्छे और इतने सारे गाने लिखना, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड भी बना लिया उसका, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है? हाँ, ये बड़ा, जो पहला सवाल तुमने किया कि आप कैसे लिखते हैं, अच्छा। ये बड़ा डाइसी सवाल है क्योंकि इसका जवाब बहुत आसानी से नहीं दिया जा सकता। मगर मैं वन लाइन में तुमको इसका जवाब देता हूँ कि अगर मैं तुमसे सवाल पे सवाल करूं कि तुम देखती कैसे हो, तुम हम्म। बोलती कैसे हो, तुम चलती कैसे हो, तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। एक ही जवाब होगा कि ये सो ईश्वर का वरदान है कि हमको उसने ये वरदान दिया कि मैं देख भी पाती हूँ, बोल भी पाती हूँ। तो हम लोगों का, दैट्स व्हाई पीपल कॉल्ड अस, वी आर गॉड गिफ्टेड पीपल। उनका दिया हुआ वरदान है कि वो हमारे में एक नई सी और एक अजीब सी ऊर्जा भर देते हैं जिसकी ताकत से हम लिख पाते हैं। हमको कुछ आता नहीं, हम तो कहीं ना कहीं एक अलग सी रोशनी, एक अलग सा नूर हमारे अंदर वो दे देते हैं जिसकी ताकत से हम लिख पाते हैं। दूसरा तुम्हारा सवाल था कि आप इंस्पायर कहाँ से होते हैं। जी। इंस्पिरेशंस की कोई एक जगह नहीं होती वंदना। किसी भी चीज से कभी भी कहीं भी इंस्पायर हो जाते हैं। हम्म। क्योंकि ज्यादातर सवाल पूछने वालों के मन में कुछ दो उत्कंठा बड़ी रहती है। उनको लगता है कि शायर केवल दो चीजों से इंस्पायर होकर लिखते हैं, एक है शबाब और एक है शराब। मगर ये सोच अलग गलत है, ऐसा है नहीं। अब जिंदगी के ऊपर जो फिलोसफिकल गाने लिखे जाते हैं वो तो शराब और शबाब पे है नहीं गाने वो।
बिल्कुल। आप जो जैसे मैं कोई कॉमेडी गाना लिखता हूँ या आइटम गाना लिखता हूँ, तो वहां तो कोई, अब मैं रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, एक ये ऐसा थोड़ी है किसी लड़की को देख के लिखा गया। तो इंस्पिरेशंस की जगह अलग है। कई बार हालात कविता दे के चले जाते हैं, कई बार मौसम कोई कविता दे के चला जाता है, कभी तन्हाई दे के चली जाती है, कभी आपकी सैडनेस आपको कविता देती है, कभी आपकी खुशी आपको कविता दे जाती है। तो ये बहुत सारे पहलू हैं इंस्पायर होने के, कोई एक पक्ष नहीं है जहां से मैं कहूँ कि हाँ यही एक ऐसी जगह है जहां मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर होकर गाने लिखता नहीं, बहुत मुश्किल सवाल है ये, हूँ जी। कहाँ से मिलती है। आई एग्री। तो सर, आपके करियर के शुरुआत से शुरू करना चाहूंगी। आपने शायद सेंट्रल बैंक में जॉब की थी शुरू, और उसके बाद आपने गीत की दुनिया में कदम रखा। तो ये फैसला कैसे लिया? वंदना, ये जो पोयम है, जो पोएट्री है, जो ये राइटिंग है, ये मेरी जेनेटिक प्रॉब्लम है। बिकॉज मेरे फादर, तुमको जरूर पता होगा, ये द जी जी। ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर, और कहीं ना कहीं कविता मेरे ब्लड में थी। तो ये मुझको विरासत में मिल गई एक चीज, जिसको मैं न चाह के भी उधर मुझे मुड़ना पड़ा। और पिताजी नहीं चाहते थे शुरुआती दौर में कि मैं इंडस्ट्री में आऊं। इसकी वजह से वो, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं या नौकरी कर लूं या बिजनेस कर लूं या सीए बन जाऊं, क्योंकि मैंने एमकॉम किया था। अच्छा। तो मैंने बैंक में नौकरी तो ज्वाइन कर ली, मगर कहते हैं ना कि आपकी डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके चली जाती है जहां आपकी सोच होती है, जिधर आपका दिल होता है। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। और हमेशा दिल से एक ही आवाज आती रही कि ये तुम्हारी मंजिल मकसूद नहीं है, तुम रास्ता बदल लो, दिस इज द राइट टाइम। और 2 दिन की सर्विस छोड़ के मैं फिर मुंबई की तरफ रुख कर लिया, और एक छोटे शहर से इस महानगर की सरजमीन पे मैं आ गया। और इसी तरह से शुरुआत हुई। इसमें कोई बहुत हार्ड फास्ट कोई रूल नहीं था, या कोई बड़ी वजह नहीं थी कि मैं बताऊं कि इसकी वजह से मैं ने सब कुछ छोड़ के राइटिंग की तरफ अपने आप को बढ़ाया। तो ये हो गया, ये ऑटोमेटिकली कोई एक ऐसी ताकत थी जो मुझसे करवाती गई। और मेरा हमेशा से शुरू से एक चीज पे मेरी रुझान बहुत रही है कि मैंने हमेशा दिल की सुनी है। मैं हम्म। कभी दिमाग की नहीं सुनता। मैं, मुझसे जो दिल कहता है, मैं उन्हीं रास्तों से निकल पड़ता हूँ। और आज तक तो टच, जो भी रिजल्ट रहा है बेहतर ही रहा है। जी, वो तो हम देख ही रहे हैं। अगर आप नहीं जी। आते इस दुनिया में तो हमें इतना बड़ा सितारा कैसे मिलता। तो जी। आपके पिता खुद इतने मशहूर, अनजान जी को कौन नहीं जानता, वो खुद इतने मशहूर लिरिसिस्ट रहे। तो वो क्यों नहीं चाहते थे कि आप आए इस दुनिया में? हाँ, शुरुआती दौर में ये सवाल मेरे जहन में भी बहुत आता रहा, और मैं खुद से कई बार पूछता रहा कि यार वो इतने सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर हैं, वो क्यों नहीं चाहते कि उनका बेटा भी फिल्मों में आए। मगर जब मैंने उनके संघर्ष के बारे में सुना ना, देन आई रियलाइज ही वाज एब्सोल्युटली राइट। 17 साल, लिटरली आधी उम्र आदमी की गुजर जाती है। 17 साल की स्ट्रगल के बाद उनको ये सक्सेस नसीब हुई। तो दुनिया का कोई भी बाप नहीं चाहता कि वो जिस आग में जला है उसी आग में उसका बेटा भी जले। तो उनकी उस सोच के पीछे बड़ा पॉजिटिव थॉट था, और मेरी अच्छाई के लिए, क्योंकि पहले मैं उनसे बड़ा आक्रोश में भी था, बड़ी नाराजगी थी उनसे। मगर जब मैं उनके करीब आया और जब मैंने हकीकत जानी, तब मुझे लगा कि नहीं, मेरे पिता बिल्कुल करेक्ट बोल रहे थे। और सचमुच यहाँ मुझे आना नहीं चाहिए था। जब उन तकरीबन 10 साल का जो मेरा भी स्ट्रगल रहा, मैं 80 में आया, 90s में आके सक्सेस मिली। जी। तो कई रातें जब रो के गुजरी, कई रातें जब भूख से तड़प के गुजरी, तब महसूस किया। मगर अब ये समझ में आता है कि नहीं, कोई भी सक्सेस, कहते हैं ना कि हर उजाले के पीछे गहरा अंधेरा होता है। अगर अंधेरा नहीं होता तो उजाले की कोई औकात नहीं होती। तो कहीं ना कहीं ये जो अंधेरा है ना, इससे गुजरना ही पड़ता है अगर आप उजाले की तरफ जाना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अंधेरे में ही जिंदगी गुजार देते। तो कहीं उस उजाले की तरफ लड़ाई लड़ने की जो ताकत मुझको मिली, वो ऊपर वाले की ही देन थी। और उसी ने
मुझे वो हौसला दिया जिसकी वजह से लड़के मैं यहाँ तक आया। तो उनके न आने देने के पीछे जो उनकी मंशा थी वो यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं इस आग में जलूं। ऐसे भी हमारे माता पिता कभी हमारे बारे में गलत नहीं सोचते, तो बिल्कुल थॉट तो सही था। जी। तो आपको पहला ब्रेक कैसे मिला? आपने सबसे पहला गाना क्या किसी भोजपुरी फिल्म के लिए लिखा था? जी 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 जी। क्योंकि शुरुआती दौर में यहाँ ये बड़ी मुश्किल लड़ाई होती है कि बाहर से दुनिया बड़ी हसीन लगती है, मगर जब अंदर आते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि हम जितना आसान समझ रहे थे उतनी आसान दुनिया है नहीं है। तो आने के बाद जब बहुत संघर्ष किया, और मैंने तो जिंगल्स भी लिखे, मैंने एड्स भी लिखे, अच्छा। और ये चूंकि मेरी रीजनल लैंग्वेज भोजपुरी थी, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, बनारस मेरा नेटिव प्लेस है, तो ये एक प्लस पॉइंट था। तो भोजपुरी फिल्मों का एक अच्छा दौर उस वक्त चल रहा था। तो मेरे एक मित्र के एक म्यूजिक डायरेक्टर पिता थे, तो उन्होंने बोला यार जब तक तुमको हिंदी फिल्मों में काम नहीं मिलता तुम हमारे लिए लिखो। तो पहले तो मुझे बड़ा ऐतराज था कि यार अब आए भी तो भोजपुरी फिल्म में कौन गाना लिखेगा, मगर बेबसी ये थी कि सर्वाइवल के लिए आपको कुछ करना ही था। तो मैंने तकरीबन 116 117 भोजपुरी गाने लिख डाले, क्या बात। और उसके बाद फिर एक साल के बाद ही फिर पहली हिंदी फिल्म मिल गई मुझे, बेखबर। और फिर वहां से सिलसिला छोटी मोटी फिल्मों का चालू हुआ, और वो किसी तरह सरवाइव करते करते मैं 90 तक पहुंचा, जहां से जिंदगी का सही उजाला और सही सफलता की रोशनी नजर आई। जब दिल के बाद से जो सक्सेस शुरू हुई, तो टचवुड अभी तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी आपको 90s में ही मिला, आशिकी के जी लिए सबके जी सामने। कैसा जी। एक्सपीरियंस रहा आपका जब आपको पहला अवार्ड मिला इतनी मेहनत के बाद? देखो वंदना, कोई भी अवार्ड मिलता है, कोई भी सम्मान मिलता है, खुशी तो हर किसी को होती है, बट जी। वो जो पहला प्यार, पहला दर्द, पहली जुदाई, हर पहला जो होता है ना, वो बहुत मेमोरेबल होता है, वो कुछ भी हो। तो ये पहला अवार्ड था फिल्म फेयर का, और मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से सबसे खुशगवार और खुशनुमा मंजर वो था। और वो इसलिए हो गया कि एक तो अवार्ड मिला, दूसरा ये था कि मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि अगर कभी खुदा न खास्ता मुझे कोई सम्मान मिले तो वो मैं अपने पिता के हाथों से लूं। क्या और बात। लकली वो उस वक्त उस फंक्शन में मौजूद थे, और मैंने इसरार करके उनको वहां पे बुलवाया, और उन्होंने जो वहां पे स्पीच दी वो बड़ी कमाल की, बहुत हार्ट टचिंग स्पीच थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि मैं डिजर्विंग नहीं था, ये काली औरत, फिल्म फेयर जो है वो काली औरत की तरह बना हुआ, इस काली औरत की बड़ी तमन्ना थी मुझे भी, मगर ये मुझे कभी नसीब हुई नहीं। मेरा बेटा ये सम्मान लेके आया, मगर ये उसका सम्मान नहीं है और ये उसकी सफलता भी नहीं है। ये मेरे मेरी यात्रा की दूसरी शुरुआत है, और मेरा बेटा मुझे वो सब ला के देगा जो जो इंडस्ट्री ने मुझे नहीं दिया है। तो वो जो कहते हैं ना कि हर बाप की ख्वाहिश होती है कि बेटा उससे बड़ा बने, तो पिता की वो ख्वाहिश उस दिन पूरी होती, उनकी नजर आई कि हाँ, जो मेरी तमन्ना थी कि मेरा बेटा एक दिन ऐसा बने, और मुझे ये खुशी मिली कि हाँ, कम से कम मैं अपने फादर को कुछ तो खुशी दे पाया। तो इसलिए वो अवार्ड, जो पहला अवार्ड था, वो मुझे कभी जिंदगी में आस्कर भी मिल जाए तो मेरे लिए वो उससे बड़ा नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपके पिता की ही बात कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक से एक मशहूर गाने दिए हैं इंडस्ट्री को। जी और खास करके मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के बहुत सारे हिट मूवीज के हिट गाने उनके दिए हुए हैं। जी 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 कौन लावारिस, खासकर खाए के पान बनारस वाला को कौन कैसे भूल सकता है? तो जी। उसकी कोई कहानी जो आप हमें सुनाना चाहें? देखो वंदना, ऐसा होता है कि हर गाने के पीछे एक कहानी होती है। हम्म। कोई गाना हमारी इंडस्ट्री में ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं होता जिसके पीछे कोई कहानी न हो। मैं तो एक शो करता हूँ जिसका नाम है सफरनामा, और उस शो का टैग लाइन है स्टोरी बिहाइंड द साउंड।
उस शो की जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो यही है कि आप गाने तो सुनते हैं, बट उन गानों के बनने की कहानी आप तक नहीं पहुंच पाती। तो वो कहानी जब और मैं खुद सुनाता हूँ तो लोगों को यकीन होता है। अब कि मेरी बात कोई और कहे तो हो सकता हो सच हो या गलत हो, और जब मैं सुनाता हूँ कि आशिकी के गाने कैसे बने, साजन के कैसे बने, दीवाना के, तो खई के पान बनारस वाला की कहानी तो इतनी दिलचस्प है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो लकली उस वक्त मैं आया था, मेरा कोई कान का ट्रीटमेंट था। अच्छा। तो पिताजी मुझे बोले कि चलो आज मेरी एक रिकॉर्डिंग है किशोरदा गाना गाने में, चलो सुनो। मैं चला गया, और मैं जब गया, और मेरी भी बड़ी डिजायर थी कि यार किशोर कुमार जो मेरे एक महबूब सिंगर हैं, मैं उनको पहली बार देखूंगा, कल्याण जी आनंद जी को पहली बार देखूंगा, रिकॉर्डिंग कैसे होती है पहली बार देखूंगा। तो मेरे ड्रीम में था कि किशोर कुमार, जो मैं इमेजिन करता था कि बड़ा सूटेड बूटेड आदमी कोई आएगा, बहुत ही रिजर्व किस्म का कोई आदमी होगा, जब उनकी एंट्री हुई तो मेरा ऐसा भरम टूटा कि मुझे लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। ऐसा तो मेरे कभी 10वें ड्रीम में भी ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि किशोर कुमार ऐसे दिखेंगे। वो आदमी चाइना सिल्क की लुंगी, चाइना सिल्क का कुर्ता पहने हुए, आंख में सुरमा लगाए, एक पाँव में अपना स्लीपर, एक पाँव में बीबी का स्लीपर पहन के एंट्री रिकॉर्डिंग रूम में लेता हुआ आदमी मस्त मौला वाह 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 करते आते हैं, और सीधा रिकॉर्डिंग में हाँ भाई क्या गाना है क्या गाना। खैर आ गए अंदर, और फिर पापा और कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई बैठ के रिहर्सल कराने लगे। तो उन्होंने बोला अनजान गाना लिखाओ। तो पिता ने जब गाना लिखवाना शुरू किया, तो जब उन्होंने शेर लिखवाया कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, उन्होंने कलम रख दिया। बोला यार ये लफ्ज ही मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना, चकाचक वर्ड, तो मैं तो इसको नहीं गाऊंगा, इसकी जगह तुम कुछ चेंज कर। अच्छा, पिताजी को उनकी सारी हरकतें पता थी, तो बोले कि हाँ दादा मैं सब समझा दूंगा, एक बार आप गाना लिख लो। फिर वो शेर खत्म हुआ, फिर मुखड़ा आया, खाई के पान बनारस वाला। बोले नहीं मैं खा के गाऊंगा। ये खाई के क्यों, मैं गाऊंगा खा के पान बनारस वाला। पापा बोले कि दादा अभी आप पूरा पहले लिख तो लो। अच्छा लिख लिए, बोले अब तू मुझे बता ये चकाचक का क्या मतलब है और खाई के क्यों। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसका सही मतलब जानना है ना, तो मेरे साथ बनारस की गलियों की खाक छाननी होगी, हमारी भाषा समझनी पड़ेगी दादा। और लकली इस फिल्म का हीरो जो है डॉन का, वो भैया का रोल कर रहा है, वो यूपी का कैरेक्टर है, उसकी भाषा वही है। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य था कि मैं अपनी भाषा का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकूं, इसलिए मैंने खाकों को खैके किया। और चकाचक जो है अभी तो आपकी समझ में नहीं आएगा, मगर 10 साल बाद ये बहुत मशहूर हो जाएगा, और खास तौर से इस गाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि चकाचक का मतलब होता है भरपूर, मजेदार। अब उस एक लफ्ज के बहुत सारे मायने हैं। तो जी। बोले अच्छा चलो ठीक है, मगर एक तू मुझसे वादा कर, अगर ये गाना सुपर हिट हो गया तो तू मुझे बनारस में लेके चलेगा, मैं बीच गंगा में नाव पे बैठ के गाना गाऊंगा, और एक गंगा के दोनों छोरों से ऑडियंस मुझे बैठ के सुनेगी। तो पिता ने बोला कि मेरे पापा ने बोला दादा ये आपकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कम से कम 10,000 लोग गंगा के इस किनारे डूब के मरेंगे और 10,000 लोग उस किनारे डूब के, और ये पाप मैं अपने सर लेने वाला नहीं। तो खैर हंसे वसे मस्ती किया। फिर उन्होंने जब शेर जाके माइक पे सुनाया है ना वंदना, में मुझे ऐसा लगा कि मैं यूपी के किसी गांव का कोई आदमी खड़ा होके ये गाना गा रहा है। और उन्होंने बोला एक ही टेक में अगर गाना ये ओके हो गया तब तो आज मैं गा जाऊंगा, दोबारा मुझसे गाना गाया नहीं जाए। और एक टेक गा के और निकल के हम लोग उनको बधाई देने जब तक वहां पहुंचे तब तक वो मर्सिडीज में बैठ के आउट चले गए। ओह माय गॉड। तो इतिहास ऐसे ही बनता है। और ना तो मेरे, वो तो फिल्म में गाना होने वाला ही नहीं था। बाद में पिताजी ने बताया कि सलीम जावेद के जावेद अख्तर ने जबरदस्ती किया कि डॉन के सेकेंड हाफ में म्यूजिक था ही नहीं, इंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ था ही नहीं, केवल एक्शन एक्शन एक्शन। तो वो राइटर थे वो लोग, उन्होंने बोला कि नहीं हमको यहाँ
एक रिलीफ चाहिए लोगों को, ऑडियंस को। और जब पापा ने गाना उनको सुनाया तो बोले यार अभी एक ऑलरेडी भैया गाना है, ये मुंबई नगरिया तू देख बबुआ, अभी फिर और बनारस खान शान कौन सुनेगा भाई हिंदुस्तान में। तो जावेद साहब बहुत फॉर्म थे, उन्होंने बोला नहीं मुझे गाना तो यही रिकॉर्ड करवाना, और वो गाना इतिहास बन जाएगा। आज भी जब अमिताभ बच्चन और फिर पापा का नाम आता है तो उस गाने का नाम आता ही आता है। बिल्कुल तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, गाने ऐसे ही बनते हैं, और जब लिखे जाते हैं तो कुछ पता नहीं होता कि गाना कितना मैसिव हिट हो सकता है, और जब वो हिट हो जाता है तब लगने लगता है, तब उस पर कहानियां बनने लगती हैं, हर कोई क्रेडिट खाने लगता है कि हाँ मुझे तो पता है, किसी को कुछ पता नहीं होता। हम अंधेरे में पत्थर फेंक रहे होते हैं, कभी लग जाता है कभी नहीं लगता। ये इस गाने ने तो इतिहास रचा, और शायद और खास ही साथ साथ उसने बनारसी पान को भी मशहूर कर दिया। हाँ बनारस को मशहूर कर दिया, वैसे तो बनारस वैसे भी मशहूर बहुत था ही मशहूर है, जी। मगर गली गली बच्चा बच्चा जब गाता है तब, मैंने लंदन की गलियों में अमेरिका की गलियों में जब ये सुना है ना, तो अंदर से इतनी खुशी होती है कि यार मेरे फादर ने बनारस का प्रमोशन, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज भी आपका बनारस जाना होता है? ओ, आज ही मुझे मौका मिले तो मैं कल टिकट निकाल के चला जाऊं बनारस। बनारस तो मेरी रूह में बसता है, बनारस की खुशबू तो मेरे सांसों के हर आने जाने में है। बात है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, मैं भी गई बहुत बहुत बचपन में। आध्यात्मिक शहर है अपने आप बिल्कुल। में, अद्भुत शहर है, बहुत अनोखा शहर है, मलंग शहर है, बाबा की नगरी है, तो भांग और पान और बनारस, ये कॉम्बिनेशन तो अपने आप में कमाल ही है। समीर जी, मैं आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सा सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। शायद आपसे बहुत लोगों ने पूछा होगा और बहुत लोगों को पता होगा, पर कुछ को नहीं भी पता होगा कि पहले गाने लिखे जाते हैं और फिर म्यूजिक बनता है, या पहले म्यूजिक बनता है और फिर गाना लिखा जाता है। वंदना, अभी हमारी इंडस्ट्री में तो दोनों विधाओं से काम होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक रंग में काम हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर धुन बहुत अच्छी है तो उस धुन पे आप लिख दो, और अगर आपने लिखा बहुत अच्छा है तो उसकी धुन बन जानी चाहिए। अच्छा। होता क्या है कि कुछ कुछ कहानियां, कुछ कुछ गाने से डिस्को डांसर, डिस्को डांसर जैसी फिल्म में आप क्या लिख के देंगे? पहली शर्त तो है कि आपको डिस्को का बीट मिलना चाहिए, जी। और उसका रंग जब तक ट्यून में कुछ मिलेगा नहीं तो आप लिखेंगे क्या? क्योंकि वहां गजल लिख के देंगे तो चलेगी नहीं, क्योंकि पिक्चर का नाम ही डिस्को डांसर है। तो कई बार कंपोजिशन जो है ना, वो हमको एक माहौल दे के चली जाती है, वहां हम एक, जहां वैसे आमतौर से नहीं पहुंच पाते, जब कंपोजिशन मिलती है तो हमारा वो अंदर से जो लिखने का रंग है और सोचने की दिशा बदल जाती है, और हम लिखने लगते हैं। मगर अब थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा हो गया है, अभी ट्यून्स ज्यादा बनती हैं, लिखे हुए कम गानों पे ट्यून बनती है, मगर ऐसा आज से नहीं है। उस जमाने में 70s में 60s में जब साहिर साहब थे, बख्शी साहब, मजरू साहब, ये लोग बोलते थे कि तब रेशियो था 70% लिखे जाते थे, 30% ट्यून बनती थी। अभी 30% लिखे जाते हैं, 70% ट्यून बनती है। बट दोनों विधाओं में मुझे तो कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, और दोनों तरह से ही फिल्म का काम हो भी सकता है। अगर आप कहें कि केवल मैं लिख के ही दूंगा, तब आप कभी भी इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल सॉन्ग राइटर नहीं बन सकते। अच्छा, तो आप लोग जैसे जब गाना लिखते हो, अगर म्यूजिक है बना हुआ चाहे नहीं बना हुआ हो, तो क्या पहले आपको डायरेक्टर सीन समझाते हैं कि यहाँ पे ये नहीं होने नहीं, वाला पूरी है? पूरी कहानी सुनाई जाती है वंदना, पूरे 2 घंटे 3 घंटे का नरेशन होता है। उसके बाद हमको वो स्पॉट दिए जाते हैं कि कहानी का ये पात्र इस जगह इस मूड में अब गाना यहाँ से शुरू होगा, और ये गाना रोमांटिक है, सैड है, सेपरेशन का है, लड़ाई का है, कॉमेडी का है, मस्ती का है, वो हमको पूरा डिटेल समझाया जाता है। उसके बाद से हमारा क्रिएटिव प्रोसेस शुरू होता है। हम्म। तो मेरा अगला सवाल, आपकी इतनी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? आपका कोई रूटीन है जो आप फॉलो करते हो कि नहीं मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ तो मैं अच्छा सोच पाता हूँ, या बस ऐसे ही लिखते चले जाते हैं? नहीं नहीं, एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बड़े मशहूर शायर रहे हैं रमाकांत अवस्थी, अच्छा। उनकी एक लाइन है कि कुछ कर गुजरने के लिए हम्म। मौसम नहीं मन चाहिए।
जब आपके मन, अच्छा मन कभी भी कर सकता है, मन के लिए कोई माहौल या कोई समय या कोई करेक्टर या कोई किरदार नहीं होता। वो अगर कभी मूड आ गया तो मैं अभी बात करते करते तुमसे कुछ लिख सकता हूँ, हो सकता है कि मैं सुबह उठूं मैं कुछ लिख दूं, हो सकता है मैं अकेले घर में बैठा हूं तब मैं कुछ लिख दूं। तो इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता कि नहीं यही खास टाइम है, मैं इसी टाइम पे लिख सकता हूँ, ना ना ना। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो केवल एक एक्सक्यूज लेते हैं, बट होता है। मैंने तो जिंदगी के वर्सर सिचुएशंस में सबसे बेस्ट रोमांटिक गाने मैंने लिखे हैं। तो मैं ये कैसे दावा करूं कि नहीं, जब मैं रोमांस कर रहा था तब रोमांटिक गाने मैंने लिखे, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, ओके। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा था कि 90s के टाइम पे एक ऐसा समय था कि हर दूसरा गाना, चाहे म्यूजिक जिसका भी हो, बोल समीर के ही होते थे। हर वक्त हर जगह आपका ही गाना सुनाई देता था। तो आप जैसे इतने रोमांटिक गाने आपने लिखे हैं, जैसे देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यार, मुझे नींद ना आए, मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। तो ये सब गाने लिखते वक्त क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से कोई इंस्पिरेशन लेते हैं, किसी को याद करते हैं दिमाग में और तब गाना लिखते हैं? अभी मैं तुमसे ही एक सवाल, तुम्हारे ही सवाल पे एक सवाल करता हूँ। जब तुम जी। मेरा कोई सैड गाना गाती हो तो तुम्हारे दिल में जरूर कोई न कोई वही मूड होता होगा तो ही गाती होगी। कोई रोमांटिक गाना अगर मेरा याद आता है तो कोई रोमांस के कोई मोमेंट्स ही याद आते होंगे तो ही वो गाना अच्छा लगता है। हम्म। हमारा काम ही यही है कि कॉमन आदमी से कहीं न कहीं जुड़ना, उसके भावनाओं से जब तक आप जुड़ोगे नहीं, जब तक उसका आइडेंटिफिकेशन आपके गाने से नहीं होगा, तब तक आपका गाना पॉपुलर होगा नहीं। क्योंकि अब देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, हम्म। ये अगर आपने कभी महसूस नहीं किया या आपकी जिंदगी में कभी वो लम्हात आए नहीं, तो फिर आप वो गाना क्यों गाएं? एक आदमी जो शराब पी रहा है या एक आदमी जो रो रहा है वो तो नहीं गाएगा देखा है पहली बार साजन। वो तो जिसने साजन की आंखों में प्यार देखा होगा वही गाएगा ना। तो हम्म। कहीं ना कहीं हम कनेक्ट हो जाते हैं लोगों से। और डेफिनेटली जब हम लिखते हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि कहीं से आप ऐसे ही पत्थरों से आवाज आती है और आप लिख देते हो। आपको वो करना पड़ा। आपने अगर जिंदगी में रोमांस किया ही नहीं तो आप क्या रोमांटिक गाना लिखेंगे? आपका दिल कभी टूटा ही नहीं तो दिल के टूटने का दर्द आप कैसे महसूस करोगे? हम्म। आपने कभी मस्ती की नहीं, आपने कभी शराब पी नहीं, आप कभी तन्हाइयों में जिए नहीं, तो उन दर्दो गम का आपको एहसास कैसे होगा? तो वो करना तो पड़ता है। अगर मैं ये कह दूं कि नहीं मैंने कभी रोमांस किया ही नहीं और मैं इतने रोमांटिक गाने लिख गया तो ये तो बड़ी बेईमानी होगी। तो मैं जब बोलता हूँ तो मैं वही बोलता हूँ जो मैं करता हूँ। मेरी जिंदगी में मैं कभी कुछ मैंने छुपाया नहीं। आईने की तरह साफ है मेरा पूरा चरित्र और मेरा व्यक्तित्व। और लोग इसीलिए मुझे पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार समीर जी जो बोलते हैं सच बोलते हैं। मेरा जवाब आपने मुझे बहुत अच्छे से दे दिया। तो जी। आगे बढ़ती हूँ। आपका एक गाना था 90s का, अगर इसके बारे में पूछे बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इसकी कहानी जाननी है मुझे, ये गाना कैसे कैसे आइडिया आया आपको ये गाना लिखने का? देखो वंदना, ये कहानी जो थी ना, हम्म। इस कहानी ने ये गाना मुझे दिया क्योंकि इस फिल्म में गोविंदा का जो किरदार है वो एक कूली का किरदार है। और ये एक मुहावरा है हमारे यहाँ, तेरी नानी मरे तो मैं क्या करूं, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं जब ये किरदार मुझे मिला और वो मस्ती का मूड था और लड़की को लेके बाहर घुमाने जा रहा है और उसकी भाषा वही है, टपोरी टाइप की लैंग्वेज बोलता है, तो मुझे लगा कि यार इनमें अगर इन मुहावरों का मैं इस्तेमाल करूं। और लकली उस पूरे थाट के साथ वो मुहावरा बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो अभी जैसे मेरा गाना अभी आने वाला है कि हम्म। अपने बाप का क्या जाता है, तो ये जो जुमले हैं ना, ये जुमले जो हम कॉमन आदमी के मुंह से सुनते हैं ना, जैसे हम्म। मेरा गाना था कि ये सड़क क्या तेरे बाप की है, नहीं बाबा नहीं तेरे बाप की है। तो ये सब चीजें मैं जब चलता हूँ ना, आम आदमी से जुड़ता हूँ ना, तो हम्म। उनसे इंस्पायर होके ये सारी चीजें मुझे मिलती हैं। फिर मैं उनको कहीं ना कहीं गानों में
अब जैसे फादर ने गाना लिखा था, ट्रक के पीछे तुमने बहुत बार पढ़ा होगा कि अनारकली दिल में चली भर के मोहब्बत सलीम की। तो ये सारे चीजें जो हमको मिलती हैं ना, ये आज फिल्मों में जो कहानियां बनती कहीं आसमान से थोड़ी आती हैं, हमारे आपके बीच से वो कहानियां पैदा होती हैं। फिर एक राइटर उसको कहानी का रूप देता है और फिर उसकी फिल्म बन जाती है, फिर उसमें किरदार फिट हो जाते हैं। तो ये गाना बना वहीं से। और लकीली मैं सारी रोमांटिक फिल्में लिख रहा था, उसी बीच एक इस तरह की फिल्म मेरी जिंदगी में आई, तो मेरी एक्साइटमेंट बहुत हो गई यार, यहाँ कुछ अच्छा करना और अलग करने का मौका है। जबकि मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि अरे यार आप आशिकी, साजन, दीवाना जैसी फिल्में लिख रहे थे, कहाँ मिर्ची लगे और ये सब। तो मैंने उनसे यही कहा कि हमेशा मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैं नहीं लिखता, मैं वो लिखता हूँ जो कहानी मुझसे लिखवाती है, जो एक किरदार मुझसे लिखवाता है। जब मैं साजन लिख रहा था तो मैं शायर बन गया था, मैं कूली नंबर 1 लिख रहा था तो मैं कूली बन गया था। तो वो अगर आप किरदार में ढलोगे नहीं तो जो आप लिखोगे तो फेक लगेगा। अब वो कूली खड़ा होकर रास्ते पे गाए कि चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, तो लोग हंसेंगे, बोले क्या कर रहा है भाई ये बेवकूफ कूली आदमी, इतनी बड़ी शायरी कर रहा है। तो ये तमाम हालात जो हैं इस तरह के ख्याल और इस तरह के गाने पैदा करते हैं। शायद इसीलिए आपके सारे गाने लोगों से, आम लोगों से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लिखते आम आदमी के लिए हैं वंदना, और मैं क्या, आप शैलेंद्र से लेके साहिर से लेके शैलेंद्र जैसा आदमी, इससे आम क्या हो सकता। तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। साहिर साहब लिखते हैं कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो भाई हम यहाँ ये जो मीडियम है, ये आम आदमी का मीडियम है। एक ऑटो चलाने वाला भी देखता है, एक मर्सिडीज चलाने वाला भी देखता है, एक प्रोफेसर भी देखता है। तो अगर आप उसकी भाषा नहीं पकड़ पाए तो वो आपसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा ना। अब यहाँ मैं गालिब के शेर सुनाना शुरू करूं, बड़ी बड़ी उर्दू की गजलें लिखो, तो लोगों को कम समझ में आएगा। वो एक ऑडियंस कट जाती है जी। कि वो अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे, कहाँ, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। तो ये लोग, हम आप जो बोलते हैं, जैसे मेरा बड़ा मशहूर गाना है, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है, तो ये किसी का बोला हुआ डायलॉग है, ये कोई शायरी मेरी लिखी हुई नहीं है। तो हम तो हर जगह हर डायलॉग में शायरी ढूंढते हैं और अपना गाना ढूंढते हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं, इस इंटरव्यू के बाद पता नहीं कौन सी आपकी बात मेरे दिल को लग जाए, मैं उस पर लिख दूं। तो हमारी सर्च तो 24 आवर वो चालू ही रहती। बिल्कुल। आपने 90s के अलावा 2000s में भी बहुत ज्यादा धूम मचाया। तो इतने सारे डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है आपने अपने करियर में, तो किसके साथ सबसे ज्यादा मजा आया काम करके, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? वंदना देखो, मैंने तकरीबन अब 116 और 117 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, वाह। मगर कुछ लोगों के साथ नाम जुड़ गया और फिल्में बहुत मशहूर हो गई। जैसे आनंद मिलिंद, नदीम श्रवण, अनु मलिक, जतिन ललित, हिमेश रेशमिया, सचिन जिगर, बहुत सारे ऐसे मेरी जिंदगी में कंपोजर, दिलीप सेन, समीर सेन, आदेश श्रीवास्तव, ये वो तमाम लोग थे जिनके साथ बहुत काम करने का मौका मिला। और इसमें खास तौर से ये 2 म्यूजिक डायरेक्टर, आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण, जिनके साथ मैंने मैक्सिमम काम किया, और जितने मुझे सम्मान मिले सब नदीम श्रवण के साथ काम करके मिले। तो वो एक जोड़ी बन जाती, जैसे बख्शी साहब ने सबके साथ काम किया, मगर मेनली लक्ष्मीकांत और आर डी बर्मन के साथ ही उनका नाम जुड़ा, जबकि उन्होंने कम से कम 400-500 फिल्मों में गाने लिखे और नए पुराने सारे कंपोजर्स के साथ काम किया, बट नाम सबसे नहीं जुड़ा। और ये जोड़ियां हम नहीं बनाते, मैं कहता हूँ ना कि जोड़ियां बनती हैं आसमानों पे, वहां से बन के एक जोड़ी आती है और यहाँ के मिल जाती है और वो मशहूर हो जाती है, बस इतना ही होता है। जी। फिल्म इंडस्ट्री में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, तो कभी ऐसा भी समय था जब आपके करियर में कोई डिफिकल्ट टाइम अरे आया? बाप रे, बहुत जबरदस्त। 1997 ये साल मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से वर्सर पीरियड था। इससे बुरा साल नहीं था कि मेरे सारे बैकबोन्स खत्म हो गए। पिताजी की डेथ हुई, गुलशन कुमार की किलिंग हुई, टिप्स कंपनी के ओनर जेल में गए, नदीम श्रवण की कंट्री छूट गई,
आनंद मिलन का काम एकदम कम होना शुरू हो गया। तो मैं तो एकदम यतीम हो गया, मेरी हालत लावारिसों जैसी हो गई। और मैं जब अपने पैतृक शहर से लौटा, पिताजी का सारा कुछ करके क्रिया कर, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मुंबई वापस जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो करूंगा क्या। सारे जो सहारे थे वो तो छूट गए। मगर वो जो वो यार जो पिताजी की लाइन है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। तो फिर वो डेस्टिनी लेके आई कि नहीं चल, अभी तो ये आधा सफर हुआ, अभी तो बहुत लंबा सफर बाकी है। और आने के बाद जो पहली फिल्म ऑफर हुई होती, कुछ कुछ होता है। क्या बात है। तो अब देखिए, वो बोलते हैं ना कि हमेशा आदमी को पॉजिटिव सोचना चाहिए जिंदगी में, और जब सबसे खराब समय हो उस वक्त आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर इतना बुरा आया है तो इससे उतना ही कुछ अच्छा आने वाला है। जैसे ये सोच आपके दिमाग में आती है ना, पूरा वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखें, हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मगर वो चेंज आएगा जरूर। ऐसा नहीं है कि आज तक दुनिया में कभी हुआ कि एक आदमी पे गम का साया था तो गम का ही रहा, कभी खुशी उसके आसपास से गुजरी नहीं, वो हमेशा होता है। मगर वही है, आपको सोच में तो लाना पड़ेगा। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में चले गए, आपको खुद ही लड़ने की ताकत नहीं रही, तो वो कहाँ से ताकत देगा। क्योंकि वो आपकी हिम्मत तो बढ़ाता है, मगर हिम्मत बांधने वाला तो कलेजा आपका होना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं फिर एक जब मुझे लगा कि नहीं चलना तो पड़ेगा, क्योंकि बेबसी है कि मुझे आता और कुछ है नहीं, और जिम्मेदारियां बहुत सारी थी, तो हिम्मत करके आया। और उसके बाद तो 90s के पहले, जो 2000 के पहले जितने गाने मैंने लिखे थे, मेरे ख्याल से उसके डबल गाने मैंने उसके बाद, 97 के बाद, उस हादसे के बाद। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी न तो दुख में बहुत घबराओ और न सुख में बहुत पागल हो जाओ। बैलेंस रहोगे तो जिंदगी बहुत आराम से तुम्हारी आगे बढ़ती रहेगी। उतार चढ़ाव तो प्रकृति का नियम है। कोई भी जो शिखर पे पहुंचा है उसको ढलान पे आना ही है। आज तक तुम कोई एक नाम बता दो जो शिखर पे गया तो शिखर पे ही खत्म हो गया, नहीं नहीं। उतार चढ़ाव जैसे दिन और रात है, सुख दुख है, तो वैसे ही हर चीज के दो पहलू तो हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। वक्त तो हमेशा चलते रहता है और एक साथ तो कभी रहता नहीं। ना 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 ना। तो कभी ऐसा हुआ समीर जी कि आपने कभी कोई गाना लिखा किसी फिल्म के लिए और वो रिजेक्ट हो गया? ऐसा भी होता है। कभी, ये कभी शब्द का तुमने बड़ा गलत जगह पे, 90% ऐसा होता है कि My God। रिजेक्शन तो हम लोगों से ज्यादा, मुझे नहीं लगता हम लोगों से ज्यादा रिजेक्शन किसी ने झेली हो। प्रॉब्लम उसकी एक है ना वंदना की, हम उस जगह पे काम कर रहे हैं कि जो हमारा सेलेक्टर है उसको उसके बारे में पता ही नहीं। जो इलिटरेट लोग हैं वो लिटरेट लोगों को पढ़ा रहे हैं, और ये लिटरेट लोगों की बेबसी समझ लो कि उनको क्या लगता होगा अंदर से कि एक आदमी जिसको शायरी के बारे में एबीसी नहीं पता है, वो हमारा सेलेक्टर है, हमारी शायरी वो सेलेक्ट कर रहा है। मगर ये प्रोफेशनल बेबसी है। आपको उनको कन्विंस करना है, आपको उनको डायग्नोसिस करना है, आपको उनके हिसाब से काम करना होगा। तो रिएक्शन तो आते हैं, बट जैसे जैसे आप समझने लगते हैं, आपको आदत पड़ जाती है, तो वो परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप पहले भाग जाते हो कि इसको चाहिए क्या। अगर डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस सही नहीं किया तो दवा सही देगा ही नहीं। तो हमको केवल शायर नहीं, डॉक्टर भी बनना पड़ता है इस प्रोफेशन के लिए। हमको पता है डेविड धवन को क्या गाना चाहिए, और करण जौहर को क्या चाहिए, और आदित्य चोपड़ा को क्या चाहिए, और संजय लीला बंसाली को क्या चाहिए। तो लकीली ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने इंडस्ट्री के 99% डायरेक्टरों के साथ काम किया है, तो सबकी नब्ज मुझे पता है। कि संजय लीला बंसाली के साथ जब सांवरिया लिख रहा था तो मुझे पता था कि संजय का टेस्ट क्या है। आदित्य चोपड़ा के साथ जब धूम लिख रहा था तो मुझे पता था धूम में आदित्य को क्या चाहिए। डेविड धवन का मुझे पता है कि केवल आइटम गाने ही उसको चाहिए।
तो उसकी हर पिक्चर में बीबी नंबर 1, कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1 में 4-4, 5-5 आइटम गाने ही होते हैं। बट उतना दिमाग आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो शायर और कवि के बीच का जो फर्क है ना, कि गीतकार जो है वो हमेशा दूसरों के लिए लिखता है, वो कभी अपने लिए गाना नहीं लिखता है। और कवि जो होता है वो केवल अपने लिए लिखता है, जब उसको लिखने का मन होता है तब लिखता है। हमारे पास ये सुविधा नहीं है, हमारे पास ये वैक्यूम नहीं है। हमको हमारी बेबसी है कि रात को अगर फोन आया तो सुबह गाना देना ही पड़ेगा, ये हमारी प्रोफेशनल मजबूरी है। ओह माय गॉड, कभी ऐसा भी हुआ कि आपको मतलब कुछ घंटों की मोहलत मिली है और आपको गाने यस यस, बहुत बार हुआ, 1-2 बार। रात को 12 बजे फोन आया कि यार सुबह गाना करना ही पड़ेगा। पूरी रात गई, सोचो आप सवेरे लेके जाओ। मगर अगर आपने बड़े सपने देखे हैं तो बड़ी मेहनत के लिए तैयार हो, बड़े दर्द के लिए तैयार हो, नहीं तो मत देखो सपने। आसान सपने देखो, आसानी से निकल जाओ। क्या बात है। चलिए, आपके अभी वर्तमान में अभी आपका भूल भुलैया 3 का गाना, आप ही का लिखा गाना फिर से आपने लिखा, आमी तोमार, तो कितना मुश्किल या आसान था अपने ही गाने को फिर से लिखना? बहुत मुश्किल होता है वंदना, क्या होता है ना, अपनी बनाई चीज को फिर बनाना पड़े ना। और ये बहुत बहुत बड़ी त्रासदी है, ये बहुत दुख होता है। 99% मेरे गाने ही रिक्रिएट हुए हैं इस बीच। तुम देखोगी कि जितने गाने रिक्रिएट हुए हैं उसमें 99% मेरे गाने। दुख होता है। अच्छा चलो, ये तो खैर मैंने खुद रिक्रिएट किया तो मुझे पता था कि पहला क्या लिखा, दूसरा। जब एक गाने को लोग खराब करते हैं, एक अच्छे खासे गाने का कोई कनेक्शन ही नहीं, ऐसी लाइन लिख देंगे कि उसका कुछ गाने से लेना देना नहीं है। अब इसी में देखो गाना जो तेरी आंखें भूल भुलैया, वो पिटबुल क्यों गा रहा है, दलजीत दोसांझ क्यों गा रहा है, बस नहीं, बस गा रहा है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। मगर अब क्या करें, ये बदलाव है, ये बदलाव हमारे बंद करने से नहीं होगा। ये पब्लिक धीरे धीरे रिजेक्ट करना शुरू कर चुकी है, और ये रिजेक्शन जिस दिन पूरी तरह से आ जाएगा, देखना फिर एक बहुत बड़ा चेंज ओवर आएगा। तो अभी भी मैं एक सलमान की फिल्म कर रहा हूँ, साजिद नडियाडवाला की, सिकंदर नाम है। फिर वो एक बागी कर रहा हूँ, टाइगर श्रॉफ की, बागी 4। और एक सुनील दर्शन की फिल्म है जिसमें नदीम श्रवण का कमबैक है, उसका नाम है अंदाज 2। पहली भी अंदाज लिखी थी मैंने, अक्षय और दोनों हीरो ने इंट्रोड्यूस सारा हुई दत्ता और थी। प्रियंका चोपड़ा। क्या तो जो काम मिल रहा है वो कर रहा हूँ वंदना। और कुछ सिंगल गाने मेरे बहुत सारे, हिमेश रेशमिया के अपने चैनल पे कम से कम 100 गाने होंगे, और कुछ न कुछ अलग अलग म्यूजिक कंपनी के लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। सो आई एम कीपिंग माई सेल्फ बिजी। और उसके अलावा जब मुझे वक्त मिलता है, मेरी एक किताब पोइट्री की ऑलरेडी 2 किताबें आ चुकी हैं। एक का नाम है समीराना गीत, और एक अभी आई है जिसका स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग, लिरिक्स बाय समीर। उसमें स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग की कहानियां मैंने लिखी हुई हैं सब। और अभी इसी साल मेरी बायोग्राफी आने वाली है हिंदी में, इंग्लिश में ऑलरेडी। तो इन खाली लम्हातों में मैं ये सारा काम करता रहता हूँ, अपने आप को बिजी रखे रहता हूँ। और जो कुछ लिख दिया उस पर कभी सोचता नहीं हूँ। तुम लोग जैसे लोग कभी याद दिला देते हैं, तो आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, वरना तो मैं भूल चुका हूँ कि मैंने क्या लिखा है। मैं आज पे यकीन रखता हूँ, आज जो मैं कर रहा हूँ यही मेरा कल है। जो मैंने लिख दिया वो लोगों के लिए हो गया, वो मेरा नहीं रहा। अब वो तुम लोगों की विरासत हो गई है। तुम साथ तमाम जैसे लोगों ने मोहब्बतें दी हैं, दुआएं दी हैं, इसीलिए 40-45 साल का सफर तय कर पाया हूँ। तो मैं तो हमेशा अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ, और मैं एक अंधे मुसाफिर की तरह अपना सफर करता हूँ। मैंने उंगली किसी को पकड़ा दी है, वो लेके चले जा रहा है, जहां जहां जा रहा है मैं आंख बंद करके चल रहा हूँ उसके साथ। बस हमारा इतना ही कंट्रीब्यूशन है कि हम चल रहे हैं, बस इतना ही है। क्या बात है। और आपका सफर इतना अद्भुत रहा है, जो भी गाने आपने लिखी हैं, जो आपकी विरासत है, वो हमारे लिए धरोहर है। हमारी यादें उन सभी गानों से जुड़ी हुई हैं। इसके जी लिए आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम। तो समीर जी, मैंने कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए हैं आपसे पूछने के लिए। कुछ जी, हो सकते हैं सवाल जो आपको लगे बहुत मुश्किल है, आप उसका जवाब मत दीजिएगा। लेकिन मैं फिर कोशिश करूंगा कि सारे जवाब दे दूं ऑनेस्टी से। और अगर कुछ कहीं लगा कि नहीं भाई
इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं इससे कोई राब्ता नहीं रखता हूँ, तो मैं शायद नहीं भी दे पाऊँ। बट चलो तुम पूछो तो सही। ठीक है, बिल्कुल। तो शुरू करते हैं। अगर एक गाना आप अपनी लाइफ का थीम सॉन्ग बनाना चाहें तो कौन सा गाना होगा? सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गाना है, मेरा फेवरेट है। और मुझे लगता है कि मैं हर एक दिन पे ये गाना सुनती हूँ और गाती भी हूँ। ओके, तो आपके पिता के अलावा आपके फेवरेट लिरिसिस्ट कौन रहे हैं? मजनू सुल्तानपुरी और आनंद बख्शी। आपके पिता ने जो आपको आज तक सबसे बेस्ट एडवाइस दिया, कोई ऐसा एडवाइस जो आपको आज भी याद है, कोई मंत्र? एक ही मंत्र है कि तुम अच्छे शायर बन जाओगे, इस पे मुझे यकीन है, मगर अगर मुझे सेटिस्फाई करना चाहते हो तो मुझे एक अच्छा इंसान बन के प्रूव करके बताओ। क्या बात है, और बहुत वही कोशिश आज तक जारी है। बहुत सुंदर। एक ऐसा गाना जो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा लिखा था पर लोगों ने उसे ज्यादा पसंद नहीं किया, या आपको लगा कि उसके लिए आपको ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिला उसके लिए? जी, मेरा बहुत फेवरेट गाना हिम्मत रेशमिया क्या है कि नैना रे तू ही बुरा तुझसे बुरा ना कोई, खुद ही दिल का रोग लगाए और खुद ही बैठा रोए। हम्म। नैना रे, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी इस गाने से कि लोग रोएंगे गाना सुन के कि क्या लिखा है यार। लोगों तक गाना पहुंच ही नहीं पाया। चलिए, कोई बात नहीं। कोई ऐसा एक्टर जो आपको लगता है कि आपके लिखे गानों पे बहुत अच्छा लिप सिंक करते हैं, जब गाते हैं तो लगता है कि दिल से गा रहा है कोई? मेरे ख्याल से ये दो तीन जो मेरे एरा के हम्म। एक्टर रहे हैं, गोविंदा, जी। बच्चन साहब, शाहरुख, सलमान, अजय देवगन, इन तमाम लोगों ने मेरे गानों के साथ बहुत जबरदस्त जस्टिफिकेशन किया। एक ऐसा फिल्म जिसमें आप लिरिक्स लिखना चाहते थे पर आप लिख नहीं पाए, किसी और ने? बॉर्डर, अच्छा, कौन सा? जेपी दत्ता। बॉर्डर, जेपी बॉर्डर। दत्ता। ओके ओके। अगर आप एक गाना खुद के लिए लिखें तो उसका टाइटल क्या होगा? जिंदगी ये कैसी है, जैसे जियो वैसी है। तो बॉलीवुड का एक नया सिंगर जो आपको बहुत पसंद है? अरिजीत सिंह। ये अगला सवाल मुश्किल हो सकता है। किसी डिस्को में जाएं या अखियों से गोली मारें, आपका फेवरेट? डेफिनेटली अखियों से गोली मारी। धूम मचाया था इन गानों ने एक जमाने में। ओके, एक फिल्म का नाम जिसके लिरिक्स लिखने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया हो? आशिकी। और क्या आप लिरिक्स लिखते वक्त गाना गुनगुनाते हैं मन में? यस। बिना गुनगुनाए मैं कुछ लिख ही नहीं पाता। क्या बात है, शायद इसीलिए दिल से आती है, सारे जी। गानों के बोल दिल से निकलते हैं। जी। आपके पिता ने तो कई मशहूर गाने लिखे हैं, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो, उनका नाम? मेरी मेरी सांसों को जो महका रही है वो पहले प्यार की खुशबू तेरी सांसों से शायद आ रही। बहुत खूब। अगर एक वर्ड में आप अपने करियर को डिस्क्राइब करना चाहें तो वो वर्ड क्या होगा? थिंक ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी नाइस। मेरा अगला सवाल, मुझे लगता है कि इसका आपने जवाब दे दिया। मैं पूछने वाली थी आपसे कि लिरिक्स लिखने के लिए सबसे बेस्ट समय क्या है, दिन का या रात का, पर आपने तो बोला कि कोई समय नहीं होता, है ना? ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करती हूँ। आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आपने काम किया हो, कोई एक आपका मनपसंद? बहुत जाती होगी किसी एक का नाम लेना, जैसे कि अभी जब मैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनका नाम लेता हूं तो लोगों को बुरा मानना चाहिए कि मैं उनके बारे में क्यों नहीं बोलता हूं। इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है। मेरे जितने कंपोजर, जितने जितने लोगों के साथ मैंने काम किया है, उनका कंट्रीब्यूशन, उनके कंट्रीब्यूशन की मैं जितनी तारीफ करूं वो कम है। क्योंकि मुझे जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला तो मैंने फंक्शन में बोला कि इसमें मेरा हिस्सा तो केवल इतना सा है, बाकी तो सब आप लोगों का हिस्सा है। वो तमाम सिंगर्स, वो तमाम म्यूजिक डायरेक्टर, वो तमाम डायरेक्टर, आप तमाम लोगों ने इतनी मोहब्बतें दी हैं और इतना प्यार दिया है तो मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। मगर चूंकि ये दो दो लोगों के साथ चूंकि नाम उस तरह से जुड़ा, आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण, कि वो दो लोगों का नाम मैं हमेशा कभी भूल ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम सक्सेस और मैक्सिमम काम इन लोगों के साथ हुआ। हम्म। चलिए, मुश्किल सवाल था वैसे, लेकिन जी। जवाब देने के लिए। 90s का आपका खुद का लिखा अपना फेवरेट सॉन्ग? बहुत मुश्किल है, मगर मुझे
मेरा एक गाना जो बहुत पसंद है और लकली मशहूर भी बाद में हुआ, लता जी का भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट गाना है वो, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। बहुत खूब। जी ओके, तो लव सॉन्ग्स लिखना ज्यादा अच्छा लगता है या हार्ट ब्रेक वाले सॉन्ग्स? डेफिनेटली लव सॉन्ग लिखना, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शायर नहीं होगा जो बोलेगा कि उसको लव सॉन्ग लिखना बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि ये वो एक एहसासात है जो हर दिल में मौजूद है। ऐसा कोई दिल बना ही नहीं जिसमें प्यार नहीं हो, और अगर नहीं है तो दिल है ही नहीं है, उसको पत्थर मान लेने में ही भलाई है। जी, ओके। कोई एक ऐसा गाना जिसको लिखने में आपको बहुत ज्यादा समय लगा हो? ओ प्रिया प्रिया, दिल का गाना। दिल का गाना जी, क्योंकि उसके मेरे ख्याल से 4 वर्जन डायरेक्टर ने मुझसे लिखवाए थे, और चारों अलग थॉट पे लिखवाए थे। कभी हैप्पी, कभी सैड, तो कभी सोलो सेमी सैड, तो कभी सेमी हैप्पी। मतलब मैं फेडअप हो गया था वो गाना लिख लिख के कि यार कोई तो रंग समझ में आ जा भाई लोग। अच्छा, क्या आपका कोई एक गाना है जो आप हर बार सुनते हैं और सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं? जी, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो, जिंदगी खफा खफा और तुम दिल लगाने की बात करते हो। बहुत अच्छे, आपने सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच समीर जी, आपका शो में आने के लिए और इतने पेशेंटली मेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे, हमारे गुड वाइब शो के दर्शकों, हमारे शो का मकसद है दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को काइंडनेस दिखाना, तो हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखो, लकली एक ऐसा ओकेजन है कि जो मेरी, जब मुझसे बच्चे पूछते हैं ना कि सर व्हाट इज द मंत्रा ऑफ योर सक्सेस, तो मैं उनको 2 ही चीज बोलता हूँ वंदना, जिसमें से एक तुम्हारे इस चैनल का मंत्रा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कर्मा एंड पॉजिटिव थॉट। जीवन में आपको यही गीता, कुरान, रामायण सब पढ़ने के बाद जो 2 चीजें मुझे मिली, वो एक कर्मा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा गया। एंड तुलसीदास ने तब लिखा था, जाकी रही भावना जैसी हरि मूरत देखी थी तैसी, जैसी सोच रखोगे वैसी उपलब्धि। तो हमेशा पॉजिटिव सोचो, तब जीवन में पॉजिटिव कुछ होगा, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन है ये तुम्हारे आसपास भटकती रहती है। जैसे ही तुम नेगेटिव सोचना शुरू करते हो, तुम्हारी तरफ जिंदगी में हर तरफ नेगेटिव दिखाई देता है। तो एक पॉजिटिविटी को कभी मत छोड़ना, और एक अपना कर्मा। तुम भी आज जहां पहुंची हो, कभी तन्हाई में बैठ के सोचना कि यहाँ पहुंचने की जो सबसे बड़ी तुम्हारी ताकत रही है, 2 ही चीजें रही हैं, तुम्हारा हार्ड वर्क एंड तुम्हारा पॉजिटिव थॉट। तो जो इन 2 चीजों को लेके जीवन में चला, वो उसकी सफलता की गारंटी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ईश्वर ने सफलता दी है। तो मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि इन 2 चीजों पे सबसे ज्यादा मेहनत करो, यू विल अचीव योर गोल। और जाते जाते मैं अपना एक शेर सुना के जाता हूँ, जो मैं हमेशा, जो मेरी डिजायर है कि जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। जिंदगी हम जिएंगे मगर इस तरह, मर के भी जीने वालों को याद आएंगे। जिंदगी ने पुकारा चले आए हम, मौत आवाज देगी चले जाएंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच वंदना, और बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। इसलिए भी अच्छा लगा कि तुम मेरी फैन भी हो, तुमने बहुत जी के, बहुत कुछ मेरे गानों को महसूस करके तुमने सवाल पूछे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे, मेरी ऑनेस्टी से जो मैंने जवाब दिए हैं उनको लोग पसंद करेंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। और उनसे मेरा ये वादा है कि जब तक उनकी मोहब्बतें और उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी लेखनी कहीं रुकने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने समीर जी। आपके सारे फैंस की दुआएं और प्यार हमेशा आपके साथ है। हम हमेशा चाहेंगे कि आप यूं ही लिखते रहें और हम हमेशा आपके गाने गुनगुनाते रहें। आपका थैंक बहुत यू, बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक जितने यू, अच्छे आप थैंक गाने लिखते हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं, और आपकी सोच भी उतनी ही अच्छी है।
थैंक यू वंदना, गॉड ब्लेस यू। एंड फिर मिलेंगे बहुत जल्दी दुआ के साथ। बिल्कुल। कल की हसीन मुलाकात के लिए आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो सो जाते हैं, बाय। चलिए बाय, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू दिस एपिसोड ऑफ गुड वाइब शो। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि और भी इंस्पायरिंग कहानियाँ और अच्छी वाइब्स आपका इंतज़ार कर रही हैं।